आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सबका एग्ज़ाम बेहतर हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा। और आप सब जानते हैं जीएस का पेपर थोड़ा सा पहले की अपेक्षा जो हमारा पहले का ट्रैक चलता आ रहा था यूपीएससी का, उससे कुछ हटकर था। तो आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी का पेपर का डिस्कशन पूरी तरह से हो चुका है और अब हम अगली कड़ी के रूप में देखने वाले हैं सीसेट के पेपर डिस्कशन के बारे में। और सीसेट में जो हम पेपर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस पेपर का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डी कोड का पेपर है। तो आप सब में से जिनके पास डी कोड का है उनके लिए तो अच्छी बात है कि आपका क्रम जो है वो मिलता जाएगा। जिनके पास डी कोड का पेपर नहीं है, आप क्या कर सकते हो कि जो प्रश्न है, प्रश्न अपने पेपर में मिला लीजिए कि कौन सी क्रम संख्या है, उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। डी कोड के अंतर्गत हम आज 1 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक देखने वाले हैं। इसमें जो रीजनिंग मैथ के प्रश्न हैं उनको समग्र रूप से अध्ययन करने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी चर्चा और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। जो इसमें पहला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ, जो भी प्रश्न इस बार पूछे गए हैं थोड़े से उसमें जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, दबाव में यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से जो पेपर था दबाव में निकलने वाला नहीं था, होने वाला नहीं था। क्योंकि इसकी यदि हम कंप्रेंशन की बात करें तो कंप्रेंशन का जो भी लेवल है वो भी बहुत ही कह सकते हैं कि आप उच्च गुणवत्ता का है। क्योंकि ट्रांसलेशन में कुछ शाब्दिक त्रुटियाँ देखने को मिली हैं, लगातार बनी रहती हैं, वो पहले से हैं। तो उसकी बात यदि हम छोड़ दें तो पेपर को बहुत लेंदी बनाया गया है और एक कंप्रीहेंशन से यदि एक प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए वहाँ पे समस्याएं होती हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है, एक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे एक चिन्ह दिया हुआ है और ये चिन्ह प्रत्येक में दिया हुआ है और पूछा जा रहा है मैं प्रतीक, ये जो प्रतीक बनाया है किस अंक को दर्शाता है, ये जो प्रतीक है ये किस अंक को दर्शाता है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रतीक है, यदि आप इसमें विकल्प में यदि आप देखें तो एक सम संख्या दी है, एक विषम संख्या, एक सम, एक विषम। मतलब इसमें जो दी हुई है 2 सम संख्याएं दी हुई हैं, 2 आपकी विषम संख्याएं दी हुई हैं। अब आपको इसमें समझने की क्या ज़रूरत है, यदि आप इसको सम संख्या मान लेते हैं, ये जो चिन्ह या प्रतीक दिया हुआ है यदि आप इसको सम संख्या मान लेते हैं तो आप देखिए यहां सम संख्या प्लस सम संख्या, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो योग भी सम संख्या आएगा। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये लास्ट में क्या दिया हुआ है, इसको आप जो भी मानेंगे प्रतीक के बाद 1 लिखा हुआ है। मतलब यदि सम संख्या आप मान लेते हैं तो सम संख्या और लास्ट में आपको विषम संख्या जोड़ना है। सम और विषम का योग हमेशा विषम ही आता है। जैसे 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 ही आएगा, या आप कह लीजिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा। तो इस प्रकार से यदि देखें तो लास्ट वाला जो है, ये जो अंक दिए हुए हैं, ये जो अंक दिए हुए हैं, यदि आप इसको सम संख्या मानते हैं तो यहां अंतिम वाला जो अंक है वो सम संख्या नहीं प्राप्त होगा। ये जो चिन्ह है यहां पे सम संख्या नहीं आ सकती यदि आप प्रतीक चिन्ह को सम संख्या मान लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सम संख्या वाला जो है उसको तो हम बाहर कर देते हैं। मतलब इसमें ए विकल्प और सी विकल्प आपका बाहर हो गया। अब आपके पास बचा क्या, बी विकल्प और डी विकल्प। तो चलिए बी से शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप इसको 3 मानते हो, 3 यहां पे हो जाएगा, 3 3 6, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 12 और यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में 3 आ रहा है और यदि आप 3 मान रहे हो तो यहाँ पे भी लास्ट में 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या आपके लिए सत्य हो सकती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। इसमें यदि हम देखें प्रतीक चिन्ह के स्थान पे 3 मानते हैं, फिर ये क्या है 1 और इसके बाद चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको यदि हम 3 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दूसरी संख्या इसी तरह से यदि हम देखें तो ये 53 हो जाएगी। इसके बाद अगली संख्या यदि हम देखें तो ये 33 हो जाएगी और अगली संख्या यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको 31 देखने को मिलेगा, 31 देखने को मिलेगा। इनको जोड़ लीजिए, योग कितना आता है, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 1 13 के 3, यहाँ पे 1 हासिल आ गया। अब फिर इसको आप जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7, 3 10, 3 13, 133, 133 आ रहा है इनका जोड़। अब इस चिन्ह में जो 1 लिखा है इसके बाद 2 चिन्ह बने हुए हैं, इसमें यदि इसके स्थान पे 3 रखते हैं तो क्या मान आता है, 133। दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसका जो आंसर है वो आपका बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प इसका सही उत्तर है और उम्मीद करता हूं आप सब में से ज्यादातर लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं। निश्चित रूप से यदि आप थोड़ा सा भी धैर्य बनाए रखेंगे तो प्रश्नों के जवाब अपने आप निकल सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है कि थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें कह रहा है कि यदि आपके पास 2 सीधी
एक 7.5 फुट और एक 3.2 फुट की छड़ें हैं। मान लीजिए एक छड़ ये है, इसकी लंबाई है 7.5 फुट, दूसरी छड़ है उसकी लंबाई मान लो दिया है 3.25 फुट। अब यदि 3.25 फुट एक की लंबाई है और एक की है 7.5, तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो आप कम से कम कितनी लंबाई इससे माप सकते हैं। कम से कम यदि आपके पास ये दो छड़ें हैं, दो रॉड है, तो कम से कम आप कितनी लंबाई माप सकते हैं, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो इसमें यदि हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है तुरंत उत्तर कर दिया हो कि भाई 3.25 सबसे छोटी है, तो सबसे कम लंबाई जो हम नाप सकते हैं वो 3.25 नाप सकते हैं। गलत है। कैसे? मान लीजिए एक आपके पास 7.5 की रॉड है, ये आपके पास 7.5 की रॉड है, और एक आपके पास 3.25 की रॉड है। मतलब यदि आप देखो तो 3.25 को यदि आप 2 से गुणा कर देते हो तो कितना आता है, 6.50। 6.50 भी 7.5 से कम है। मतलब यदि एक आपके पास 7.5 की रॉड है, उसके साथ साथ यदि 3.5 की दो रॉड दो बार इससे नाप लेते हो 3.5 से, तब भी आप कितना नापते हो, 6 यहां पे आप कितना नापते हो, 6.5 का नापते हो, 6.5 नापते हो। अब आपके पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग आपका बच रहा है 1। ठीक है, 7.5 में से आप 6.5 घटा दोगे तो आपका आ गया कितना, 1 फुट। तो इसके अनुसार क्या हो जा रहा है कि आप कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हो। आप यदि आपके पास ये दो छड़ें हैं, दो रॉड हैं, तो आप कम से कम 1 फुट का मापन कर सकते हो। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझते हैं और प्रयास करेंगे इसके उत्तर को निकालने के लिए। चलिए, अनुक्रम इसमें कुछ दिया हुआ है। अनुक्रम क्या दिया हुआ पढ़ते हैं। अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32 ... प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रम अगली संख्या की होगी। मतलब ये कह रहा है कि ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं, इनमें एक आपको अनुक्रम दिखता है। किस चीज का अनुक्रम दिखता है, अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम दिखता है। जैसे यदि आप 14 की बात करें तो 14 को आप लिख सकते हो 13 धन 1, 13 + 1। इसी तरह 18 को यदि आप देखो तो 17 धन 1 लिख सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो ये 13 हो गया चाहे 17 हो गया, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से यदि आप देखें 20 को, तो 20 को लिखा जा सकता है, 20 को लिखा जा सकता है 19 + 1। ठीक है, इसी तरह आपका 24 है, 24 को आप लिख सकते हो 23 + 1। ठीक है, 23 + 1। 30 इसी तरह है, 30 को आप लिख सकते हो 29 + 1, 29 धन 1। इसी तरह आप 32 को लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 31 + 1। ये चीजें आप लिख सकते हो। अब पूछा जा रहा है कि आपकी इसमें से अगली कौन सी संख्या होगी, अगली कौन सी संख्या होगी। तो यदि आप देखें तो 32 के बाद यदि आप अभाज्य संख्याओं का क्रम देखें, 32 के बाद यदि कोई आप अभाज्य संख्या देखते हैं तो 32 के बाद कौन सी, 33। क्या 33 अभाज्य है, नहीं अभाज्य है। फिर इसके बाद 34 आता है, 34 क्या अभाज्य है, नहीं है। 34 के बाद आपका 35 आता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 35 के बाद आपका 36 आता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और इसके बाद कौन सा आता है, 37 आता है, 37 आपकी अभाज्य संख्या है। तो अगला क्या हो जाएगा, 37 + 1 = 38। 38 आपका उत्तर होगा। कौन सा विकल्प, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लगाना था। इस प्रकार से चीजें यदि आप करके चलते तो चीजें बेहतर होती और कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। इसमें एक पुस्तिका की बात हो रही है। कह रहा है कि एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, एक कोई पुस्तिका है और इसके पन्ने जो दिए हुए हैं वो सामान्य रूप से दिए हुए हैं। जैसे कि प्रत्येक पुस्तिका में देते हैं कि भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। पहला कह रहा है कि पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका को एक पन्ना, इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। मतलब यदि एक पन्ना फाड़ लिया जाता है तो 2 क्रम का अंतर आएगा, क्योंकि कोई भी पेज होता है तो दोनों तरफ वहां पे नंबर पड़े होते हैं। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। जो अन्य बचे हुए संख्याएं हैं उनका योग कितना दे रहा है, 195 दे रहा है। जो अन्य पेज बचे हुए हैं,
अब पूछा रहा है फटे हुए पन्नों पर निम्न में से कौन सी संख्या अंकित होगी। तो आप जानते हो गए, एक आपने मैथ में आपको बताया गया है, आपने पढ़ा होगा कि इस तरह की यदि संख्याएं दी होती हैं तो इनका योग निकालने के लिए आता है n(n)(n+1/2। ये आपने शायद पढ़ा हो और याद भी होगा आपको। अब इसमें क्या दिया जा रहा है, हम n(n)(n+1/2) बराबर कितना यहाँ पे है 195 के। अब यदि आप इस प्रकार से देखें तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, यहां से यदि आप देखते हैं तो आपके जो संख्या है जो निकल के यहां से आने वाली है वो आप यदि देखें, इसको हम अपने उत्तर के अनुसार मानते हैं। जैसे इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में इसमें दिया हुआ है 11 और 12, लास्ट में आपका दिया है 11 और 12। अब आपको क्योंकि इसमें अभाव है, जब सारी जानकारियां इसमें दी नहीं हुई है, कुछ जानकारियों का अभाव है, तो अभी आप ये फार्मूला जानते हो कि यदि क्रम से संख्याएं दी हो 1 2 3 तो इस तरह के सूत्र से आप निकाल सकते हो, श्रेणी से इस तरह की जो श्रेणियां होती हैं उनका योग आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखना था, आपको समझना था कि कुल संख्याओं का योग अभी 195 बता रहा है और 195 के बाद क्या है कि एक पेज निकाला जा चुका है, एक पेज निकाला जा चुका है। अब उस पर पूछ रहा है कि उस पर कौन सा क्रम अंकित होगा। निश्चित रूप से इससे क्या आपको पता चल रहा है कि जो योग है, जो कुल पेजों का योग है वो निश्चित रूप से 195 से ज्यादा होगा। अब हमें n(n+1/2) में इस प्रकार की संख्या रखनी थी कि उसको हल करने पे n की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आए, योग जो आए वो 195 से ज्यादा आए, 195 से ज्यादा आए। अब 195 से योग कैसे ज्यादा आएगा, क्या यदि आप n बराबर 5 और 6 रख देते हैं, मान लीजिए 5 आपने रख दिया और तो 6 अपने आप आ जाएगी क्रमागत, तो इसमें क्या आपका योग निकलेगा 195 नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां से 5 × 6/2 यहां से लगभग 50 से भी कम आ रहा है। तो इसमें एक ही संख्या आपको दिख रही 11 और 12। तो थोड़ी देर के लिए हम 11 और 12 को यहां पे रखते हैं। देखिए यदि आप यहां पे 11 रख देते हैं तो 11 इंटू आपको दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, 11 के बाद आप दूसरी संख्या कौन सी मान रहे हो 12। तो क्या आपका आ रहा है, यदि आप ऐसे निकाल देते हो तो क्या आ रहा है, यहां से कितना आ जाएगा, लगभग ये आ रहा है 120 से थोड़ा सा ज्यादा, और डिवाइड कर दोगे तो ये भी 100 से कम आ रहा है। तो आप कुछ ऐसी संख्याएं मानो जिससे जो योग आए वो 195 से ज्यादा आए। तो यदि आप उदाहरण के रूप में 20 और 21 मानते हो तो देखो 20 और 21 करोगे, इसके बाद 2 से डिवाइड भी इसका हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम एक बार रख सकते हैं 20 और 21 को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 20 रखते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में 20 + 1 आ गया, 21 हो गया बटे 2 हो गया। यदि आप इसको देखते हैं तो यहाँ से आपका आ गया 210 आ गया। अब अगर 210 आ गया है तो यदि हम देखें कि 210 जो हमारा आ रहा है, 210 जो हमारा आ रहा है, क्या वह 195 से ज्यादा है? जी हां, 195 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है यदि हम बात करें तो यहां पे यदि आप देख रहे होंगे तो 210 195 से 15 ज्यादा है। और यदि 15 ज्यादा है तो आप बताएं 15 कौन सी दो क्रमागत संख्याओं का जोड़ है? 7 और 8 का जोड़ है। 7 में यदि आप 8 जोड़ देते हो तो 15 आ जाता है। तो आप इस आधार पर टिक कर सकते हो कि आपका बी विकल्प सही है। यहां पे जो मिसिंग है उस पर एक तरफ 7 लिखा है और एक तरफ 8 लिखा हुआ है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इसमें प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में एक सीरीज दी हुई है और इस तरह की जब सीरीज दी होती है तो आपको एक चीज सबसे पहले देखना होता है कि जो सीरीज दी हुई है, जो आपको सीरीज प्रश्न में दी हुई है, क्या वह 3 के क्रम में है, क्या वह 2 के क्रम में है? पहले यह देखना होता है 2 के क्रम में है, 4 के क्रम में है, 5 के क्रम में, कौन सा क्रम है ये आपको देखना होता है। ठीक है, 2 का क्रम है, 4 का क्रम है, 5 का क्रम है, 3 का, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। और इसमें यदि आप देखें तो इसमें टोटल जो शब्द संख्या है वो 20 है। यदि आप काउंट किए होंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 20 देखने को मिल रहा है। और जैसे ही 20 आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि या तो इसमें 2 का क्रम होगा, या तो 4 का क्रम होगा, या तो 5 का क्रम होगा, क्योंकि 20 2 से कटेगा, 4 से और 5 से। तो कहने का मतलब या तो 2 का क्रम है, या तो 4 का, या तो 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, एक 5 का क्रम यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। कैसे? ए बी ए बी ए बी ए बी, लास्ट में क्या आ रहा है? ए बी ए, मतलब जो संख्या पहले स्टार्ट हो रही, ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लगातार रिपीट हो रहा है ए बी 4 बार, और 5वें स्थान पे क्या पहली संख्या आ जा रही है। ठीक है, तो क्या आ रहा है? ए बी यहां पे दिया हुआ है, लास्ट में ए आ रहा है। चलो ए अभी यहां पे आया।
अब यदि हम आगे बढ़ें तो ए के बाद कौन सी संख्या आती है, बी आती है। तो क्या आना चाहिए हमारा, बी सी बी सी। तो क्या बी सी बी सी आ रहा है, बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी, क्योंकि यहां पे रिपीट क्या हो रहा था, जो सबसे पहला था वही 5वें स्थान पे रिपीट होता था, तो यहां भी रिपीट हो गया। अब बी के बाद यदि हम आगे बढ़े तो कौन सा क्रम आता है, बी के बाद आपका आता है सी। तो अब यहां पे क्या शुरू होना चाहिए, सी डी सी डी सी डी सी, सी डी सी डी सी। इसके बाद सी के बाद कौन सा क्रम आता है, डी आता है। तो इसके बाद कौन सा शुरू होना चाहिए इस अनुसार पे, डी ई डी, ये आपका शुरू होना चाहिए। अब यदि आप देखें तो इसमें जो प्रश्न में आपके दिया हुआ सीधा मैच कर रहा है। कैसे, देखिए यहां पे यदि आप देखो तो ए बी ए बी ए ए बी ए बी ए, फिर इसके बाद क्या है, बी सी बी सी बी सी बी, फिर इसके बाद क्या है, सी डी सी डी सी, फिर इसके बाद क्या है, डी ई डी। तो यहां से आपका स्पष्ट निकल रहा है क्या वाला, पहला आप ए फिल होगा आपका, ए के बाद आपका सी फिल होगा, सी के बाद पुनः सी फिल होगा, इसके बाद आपका ई फिल होगा। इस आधार पे यदि आप देखें तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी प्रश्न है, सबसे पहले आपको कुल संख्या देखनी चाहिए कितनी है, और कुल संख्या जितनी है तो वो जितने से भाज्य होगा। जैसे 20 दिया है तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। कहने का मतलब जो इसमें क्रम बना होगा या तो 2 का क्रम होगा, या तो 4 का क्रम होगा, या तो 5 का क्रम होगा। तो उसी आधार पे आपको सोचना चाहिए, फिर उसी आधार पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, इस बार के जो प्रश्न है ना भिन्न है, पहले की तरह से नहीं है, ट्रैक से थोड़ा सा हटकर है पेपर, दोनों पेपर आप देख रहे होंगे। अब इसमें कह रहा है कि माना A3BC, A3BC, दूसरा कह रहा है DE2F, DE2F। 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े हैं। मतलब यहां पे जो A, B, C, D, E, F प्रयुक्त हुए हैं, इनका मान 3 से ज्यादा है। अब पूछ रहा है यदि संख्याओं का योग 15902 है, मतलब इनका योग आ रहा है 15902, इनको जोड़ने पे इतना आ रहा है, तो पूछ रहा है ए और डी के मानों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ए और डी के मान को निकालने की जरूरत है, और यहाँ पे क्या हम एज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि बोला गया है जो मान होगा एक तो 3 से ज्यादा होगा, और इसके साथ साथ क्या है कि वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, वर्ण यहाँ पे जो है वो 3 से आपके ज्यादा होंगे। इस तरह से यदि आप देखें तो 3 से ज्यादा होगा, तो आपको देखना है कि यहाँ पे योग कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, और 1 और 1 तो आप सोच नहीं सकते कि 1 + 1 1 + 1 यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि ये जो भी मान होगा ये 3 से ज्यादा होगा। तो आपको सोचना है कि किन 2 संख्याओं का योग 12 आता है। सबसे पहले 12 ही मिलेगा। किन 2 संख्याओं का योग 12 आता है, यदि आप बात करें तो यहाँ पे या तो आपको 8 और 4 मिलेगा, 8 और 4 मिलेगा, 6 और 6 मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, 7 और 5 मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखो तो 6 और 6 हो नहीं सकता, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या आपके लिए बचा है, एक तो है 7 5 और एक तो है 8 4। और यदि आप इसमें देखो तो इसमें सबसे सटीक जो यहाँ पे अभी बैठ रहा है वो दोनों को रख के आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आप 8 और 4 की बात करते हैं, तो 8 और 4 रख लेते हैं कि सी की जो वैल्यू है वो 8 और 4 हो सकती है। चलो सी की वैल्यू 8 और 4 में से रख लेते हैं। तो कोई भी मान लो सी का वैल्यू आपने 8 रख दिया, एफ का आपने 4 रख दिया, ये नोट करते रहिए। तो यहाँ पे 8 और 4 आपका 12 आ गया, यहाँ से भी एक हासिल आया आपका। अब आपका एक इसमें जोड़ दो, 2 और 1 हो गया 3। अब इसमें से 3 में क्या जोड़ोगे कि आपका 10 हो जाएगा। 3 में क्या जोड़ा जाएगा, 7 जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा, तभी यहाँ पे 0 का स्थान पे आप देख सकते हो। तो यदि आप देखो तो b का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जा रही है, 7, कि b की वैल्यू 7 होगी तभी यह कंडीशन यहाँ तक सेटिस्फाई होगी, संतुष्ट होगी। अब यदि b की वैल्यू 7 हो गई, c की निकल गई, f की निकल गई। अब आपसे क्या देख रहा है कि यहाँ पे कितना आपने जोड़ दिया, 7 और 3, एक हासिल था, 7 और 3 10, एक यहाँ भी हासिल आया है। तो 3
3 और 1 तो 4 हो गया। अब 4 में कितना जोड़ोगे कि 9 आ जाए, तो 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा। ई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 निकल के आ गई। और ई की वैल्यू जब 5 निकल के आ गई तो आपने देखा यहां पे 9 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 15 आ जाए। तो आप देखो कि 9 और 6 को यदि आप जोड़ते हो तो आपका आता है 15। तो मतलब ए और डी में से किसी एक का मान 9 होगा, किसी का 6 होगा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इनका अंतर बताइए। तो अंतर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 घटा दो, 3, 3 आपका सही है। और एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे बोला 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है, मतलब कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना था। तो इसका जवाब सही हो गया, सी विकल्प आपका सही उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है आपका प्रश्न संख्या, आप देखने को पाओगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं क्या है। और यदि देखा जाए तो प्रश्न इतने आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है सी सेट को, जितना कि लोग गलतियां करते हैं कि सी सेट पढ़ना नहीं है, सी सेट हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। वो जो लोग गलतियां करते थे उनको इस बार सीख मिल गई है और निश्चित रूप से आगे इस तरह की गलतियां नहीं होगी। कह रहा है कि दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं जिनके उपरांत एक प्रश्न है। ठीक है, कथन दिए हुए हैं और कथन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ये कथन पहला कह रहा है कि 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। कथन पहला कह रहा है कि 51 पृष्ठों की एक पुस्तक है और प्रत्येक पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। मतलब इसके अनुसार जो कुल रेखा चित्र होंगे 51 पृष्ठ हैं, 2 से अधिक नहीं है। यदि हम मान लेते हैं प्रत्येक पर 2 होगा तो इसके आधार पर पता चल रहा है कि टोटल जो चित्र हैं उनकी संख्या 102 होगी, क्योंकि 51 पेज हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक है और यही मान लेते हैं कि प्रत्येक पर एक ही है, तो कितने रेखा चित्र हो जाएंगे, टोटल 51 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या इसमें पूछा जा रहा है, क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं? निश्चित रूप से पहले कथन से तो आपको दिख रहा है कि हो भी सकता है 100 से ज्यादा और नहीं भी हो सकता है। दूसरा कथन के अनुसार यदि हम चलते हैं तो 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, 51 रह सकता है। अब पढ़ लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त कथन के लिए सही है। इसमें यदि आप देखो तो कहा जा रहा है दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। गलत है, क्योंकि यहां पे ना तो S2 प्रश्न का जवाब दे सकता है ना तो S1 दे सकता है। और यदि हम दोनों का प्रयोग भी साथ साथ करते हैं तो भी जवाब नहीं निकलता, क्योंकि S1 क्या कह रहा है कि 102 हो सकती है, 102 हो सकती है, और दूसरा क्या कह रहा है कि 51 हो सकती है। तो हो सकती है अंतर है, हो रही है, हो सकती है, इसमें अंतर है, तो पहला तो अपर्याप्त है। दूसरा कह रहा है S1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा कह रहा है S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जी हां, सी विकल्प आपका सही उत्तर है, सी विकल्प आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न तो पूर्व में भी पूछे जाते रहे हैं। अब इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। प्राप्तांक दिए हुए हैं अंग्रेजी के, हिंदी के प्राप्तांक दिए हुए हैं, लड़कियों और लड़कों की बात यहाँ पे की जा रही है, और कुल प्राप्तांक का माध्य भी दिया हुआ है, और दूसरा माध्य हिंदी का पूछ रहा है। तो सबसे पहले माध्य कब निकलेगा, जब आपको पता चल पाएगा कि कितने छात्र हैं, मतलब कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तभी आप माध्य निकाल सकते हो। और इसके अनुसार जो पहली कंडीशन दी हुई है जहाँ पे प्राप्तांक और माध्य दिया हुआ है, इसके आधार पर यदि आप आगे बढ़ते हो तो कुछ चीजें आप निकालने में सक्षम रहेंगे। जैसे क्या आप निकाल सकते हो, इसके आधार पर आप देख सकते हो छात्रों और छात्रों के साथ साथ छात्राओं की संख्या। यदि आप इसके आधार पे देखो तो यहां पे आपका आ जाएगा 9 गुणे 4, ठीक है, 9 चौक 36। इसके साथ साथ आपका आ जाएगा प्लस 8 इंटू 1 बाई, टोटल कितने हो जा रहे, 4 और 1 5, यहां से आ गया 44/5। 44/5 को यदि देखें तो 8.8 आ रहा है। और यहां से क्या आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहां पे जो 4 हैं ये क्या है, ये है आपके लड़कियों की संख्या, छात्राओं की संख्या, और 1 क्या है, छात्रों की संख्या। और जब आपको छात्रों और छात्राओं की संख्या पता चल गई तो आप इसी में रख दीजिए। क्या कर देना है, छात्राओं की संख्या कितनी है 4, 8 गुणे 4 प्लस 7 गुणे 1/5,
कितना आ जाएगा, कर लीजिए गुणा, 32 और 7 39/5। 39/5 को आप हल कर लेंगे, जो आता है वो आपका आंसर होगा। और 5 7 35, 35 4 39, 5 8 40, 7.8 ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा जाता रहा है, तो कोई बहुत ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ही कठिन है, बहुत ही टफ है। इसमें पूछा गया है एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य PQR ST और U में से 3 पुरुष हैं। मतलब आपको सबसे पहले क्या पता चल गया, 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। दूसरा क्या पता चल रहा है, उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित हैं। U P की पुत्री है, U जो है ये P की पुत्री है, तो P और U में एक रिलेशन यहाँ से आपको पता चल रहा है। इसके बाद यदि आप देखते हैं तो कह रहा है कि Q R की सास है। जो Q है, Q जो है ये क्या है, R की सास है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है। इसके बाद कह रहा है T अविवाहित पुरुष है और यस एक पुरुष है। मतलब T और यस पुरुष हैं, ये आपको पता चल रहा है। ये क्या है, मेल है, ये आपको पता चल रहा है। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को तो कहीं भी किसी भी संबंध में कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, इसमें बोला गया R U का पति है, हो ही नहीं सकता, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। दूसरा कह रहा है कि यह R और यस की पत्नी है, R यस की पत्नी है, R यस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा था जो अभी आपने देखा। यस अविवाहित है, ये भी हमें नहीं पता चल रहा है कि यस अविवाहित है। तो इसके आधार पर डी विकल्प आपका सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होगा। ठीक है, चले प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। 12 जनवरी को यदि रविवार है तो इनमें से कौन सा सही होगा। पहला, 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोला गया 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, और इसी तरह से लास्ट में आपका दिया हुआ है। अब यदि इसको आप देखें, इस प्रश्न को आप देखें तो किस तरह से आप हल कर सकते हो उसको देखना है। आपने सुना होगा लीप ईयर, आपने सुना होगा लीप ईयर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यदि आप देखें तो किसकी बात हो रही है, 12 जनवरी की बात हो रही है। और जनवरी में यदि आप देखें तो जनवरी में भी यदि 12 जनवरी की बात हो रही है तो इसको निकाल दो तो कितने दिन शेष बच रहे हैं, 19 दिन आपके शेष बच रहे हैं। इसी तरह फरवरी को यदि हम मान लेते हैं कि ये जो वर्ष है ये आपका है लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी आपकी हो गई 29 की, तो फरवरी में 29 दिन हो गए। ठीक है, फरवरी के बाद आपका आता है मार्च। मार्च की यदि हम बात करें तो आपका आ गया है 31, अप्रैल आ गया 30। ठीक है, अप्रैल आपका आ गया 30। इसके बाद यदि आप देखें तो मई आपका आ गया 31 और जून आपका आ गया 30। ठीक है, यहां तक तो आपका हो गया। अब क्या बात किया जा रहा है, क्योंकि बार बार प्रश्न में बात हुई है जुलाई की, तो जुलाई में कितने दिन बच रहे हैं। अब जुलाई में यदि हम देखें तो टोटल यहां पे आपके बच रहे हैं 12 दिन। ठीक है, अब इसको यदि हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं पहले आप दिनों को जोड़ते हो। इसको जब आप जोड़ोगे तो इनका योग कितना आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। इनका योग जो आ रहा है वो आएगा 182। आप जोड़ लो तो इसका योग आ जाएगा 182। और 182 जो योग आता है, सबसे पहले उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि 7 से क्या पूरी तरह से विभाजित तो हो रहा है। और यदि आप इसको देखो तो ये 7 से पूरी तरह से विभाजित तो हो रहा है। कैसे विभाजित हो रहा है आप देख सकते हो, 7 दूनी 14 और फिर 42 आपका आ रहा है, 7 छके 42। मतलब पूरी तरह से ये विभाजित हो रहा है। और जब पूरी तरह से विभाजित हो गया तो पूछ रहा है कि 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है। और लास्ट में आपके 2 विकल्प और हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया कि ये पूरी तरह से विभाजित तो हो जा रहा है, और पूरी तरह से जब विभाजित हो गया तो आपको स्पष्ट है कि यदि ये पूरी तरह से विभाजित हो गया तो जो वर्ष का लास्ट का जो होगा, जैसे पूछा जा रहा है 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है, 12 जुलाई को रविवार नहीं है यदि एक अधिवर्ष नहीं है। तो इसमें यदि आप देखें तो संडे आपका निकल के आ रहा है कि इस तिथि को जो है कौन सा दिन होगा, संडे। क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा कि 7 से वो जो दिन आपने निकाले वो पूरी तरह से विभाजित हो गए। मतलब जिस दिन की बात
प्रश्न में की गई है वही दिन आपको वहां पे रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो इसमें क्या आपको निकल के आ जा रहा है कि जो 12 तारीख की तिथि है जुलाई माह में, उस दिन आपको क्या देखने को मिलेगा, उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि रविवार है और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 बहुत ही आसान सा प्रश्न है, निश्चित रूप से आप सब ने किया होगा। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से सीधे, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप दिशा अभी बाद में मान लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से पीछे की ओर, मान लीजिए वो इसका घर है, इसका मुख इधर है, द्वार इधर है, तो पीछे की ओर जा रहा है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है फिर दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब अगर ये इधर जा रहा है तो दाहिने मुड़ेगा, इधर हो गया 50 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ गया और ये हो गया 25 मीटर। ठीक है, यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब कह रहा है यदि मुख जो दिया हुआ है ये पूर्व की दिशा में है तो कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। अब ये जो दिशा है, घर का मुख पूर्व दिशा में है, तो ये जो दिशा है ये कौन सी हो गई, ये आपकी पूर्व दिशा बता रहा है इसमें प्रश्न में। तो अगर ये पूर्व दिशा हो गई तो ये दिशा कौन सी होगी, ये पश्चिम दिशा होगी, और ये पश्चिम होगी तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी, और ये दिशा आपकी दक्षिण दिशा होगी। तो वर्तमान समय में यदि व्यक्ति इस पॉइंट पे है तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम डी विकल्प में दिया हुआ है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या कह रहा है, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। दूसरा कह रहा है सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब निष्कर्ष आपको इसके आधार पे निकालना है। तो इसके आधार पे जब आप निष्कर्ष निकालते हो तो क्या निकल के आता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि दिया है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। और आप सब जानते हो कि यदि कोई संख्या है जो 2 से भी विभाज्य हो रही है, 3 से भी विभाज्य हो रही है, तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, अब 6 से यदि विभाज्य है कोई संख्या तो आप इसमें क्या देख रहे हो, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। क्योंकि यदि 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, तो निश्चित रूप से 6 से भी विभाज्य होंगी। तो पहला जो निष्कर्ष निकल रहा है ये आपका यहाँ पे सत्य होता है। दूसरा कह रहा है सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होंगी, गलत है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक निष्कर्ष आपका निकलता है और ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलें प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न तो पूर्व में भी आते रहे हैं। ठीक है, चल क्या कहा जा रहा है, इसमें 2 कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष निकाला। पहले कहे सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो मतलब इससे स्पष्ट है कि जो बिल्लियां हैं उनका छोटा वर्ग बनेगा और कुत्तों का बड़ा हो गया। तो ये आपका कैट का हो गया, ये आपका हो गया डॉग का। अब कह रहा है सभी बिल्लियां काली हैं, चलो जो ये है ये पूरा काला है, ये पूरा ब्लैक है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है। कह रहा है सभी कुत्ते काले हैं, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। अब इसके आधार पे यदि आप देखो तो कह रहा सभी कुत्ते काले हैं। क्या यह निष्कर्ष निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है आइए देखते हैं। अब इसमें यदि आप देखो कि सभी कुत्ते काले हैं, कैसे सभी काले होंगे, क्योंकि बिल्लियां की जो संख्या है वो कुत्तों से कम है, तो ये तो आपका नहीं निकलेगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। निश्चित रूप से जो कुत्तों की संख्या है वह बिल्लियों से ज़्यादा है, और अगर बिल्लियों से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से आप देखने को पाओगे कि ये जो संख्या दी हुई है कुछ कुत्ते काले हैं, ये आपका सही नहीं होगा। क्योंकि इसमें कुछ काले हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कुत्तों की संख्या है वो वही हो जो काले हों। तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि ना तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है, इसमें जो भी विकल्प आपके दिए हुए हैं कि कुछ कुत्ते काले हैं, तो बी विकल्प आप टिक कर सकते हो, क्योंकि जो
कुत्ते हैं वो बिल्लियों के वर्ग से ज़्यादा हैं, तो जो बिल्लियों वाला वर्ग है वो पूरी तरह से काला है, मतलब पूरी तरह से जो भी उसमें आएंगे वो काले होंगे। तो उसके बाहर तो कुछ ना कुछ तो कुत्ते होंगे ना, और निश्चित रूप से इस पर स्पष्ट है कि केवल निष्कर्ष 2 यहाँ से आपका निकलता है कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, कुछ कुत्ते ऐसे भी होंगे जो उस वर्ग से बाहर के होंगे, जो अन्य कलर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका बी विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 14। इसको देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। ऊपर दिए हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है? कौन सी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनके बाद विषम संख्या आती है, वो आपको यहाँ पे बताना था। तो सबसे पहले यदि आप देखो तो पहला यहाँ से निकल जाता है 5, ये आपका पहला हो गया। इसके बाद 1 आ रहा है, दूसरा आपका हो गया 1 होगा कि नहीं होगा, 1 के बाद सम संख्या आ रही है, ये नहीं होगा। फिर इसके बाद अगली कौन सी विषम संख्या देखने को मिल रही है? 7 देखने को मिल रही है। 7 की यदि हम बात करें तो 7 के बाद 3 आ रहा है, जी हाँ ये सही होगा। 3 की बात यदि हम करें तो 3 के बाद 9 आ रहा है, तीसरी संख्या ये आपकी हो जाएगी। 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद सम संख्या आ जा रही है। तो 3 तक 3 संख्याएं तो अभी आपको मिल चुकी हैं। फिर इसके बाद यदि आप जाते हैं तो 5 यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिल रहा है। 5 ये जो दिया हुआ है, 5 यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है। और 5 के बाद यदि आप देखें तो 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 भी एक विषम संख्या है, तो 4 आपका यहाँ पे मिल गया। और 7 विषम संख्या है, तो क्या विषम संख्या के बाद विषम संख्या आ रही है? 2 सम संख्या है, तो 7 नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यदि आप 6 देखें, फिर आपका आता है 3 के बाद यदि आप देखते हैं तो कौन सा संख्या यहाँ पे आती है? 1 आती है, और ये आपका हो गया 5वां। और 1 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, ये आपकी हो गई 6वीं संख्या। इसके बाद कहीं भी यदि आप देखते जाते हो तो कहीं भी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या नहीं आ रही है। चाहे 8 की बात करो, 6 की, 3 की, कहीं भी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या नहीं आ रही है। सिर्फ ये 6 क्रम ऐसा है जहां पे ये घटना घट रही है। तो इसके आधार पे आपका बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि विषम संख्याओं के तुरंत बाद विषम संख्या आती हो, तो इसके आधार पे आपका ये उत्तर सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये हो गया प्रश्न संख्या आपका 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया हुआ है? बोला जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। ए जो है ये बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। चलिए, तो ये बाएं छोर से ए का स्थान ये ए है आपका, और इसका स्थान दिया हुआ है 16। ठीक है, अगला कह रहा है कि भी दाएं ओर से 18वें स्थान पे है। चलो, अब भी दिया रहा है, तो मान लो भी यहाँ पे है, और ये बोला जा रहा है दाएं ओर से 18वें स्थान पे है। तो मान लो ये 18वें स्थान पे आपका यहाँ पे पड़ता है, 18वें स्थान पे यहाँ पे है। आगे क्या कहा जा रहा है कि जी ए की दाईं ओर 11वें स्थान पे है। अब एक टर्म जी आया है और ये ए की दाईं ओर 11वें स्थान पे है, मतलब जी जो है ए से दाईं ओर 11वें स्थान पे है, और जी जो होगा ये कहाँ पे होगा? ये आपका मान लो कि यहाँ पे जी है आपका है 11वां स्थान लगभग आपका यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें कि भी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर की ओर है, मतलब जी का जो स्थान है वो भी से तीसरे स्थान पर है दाहिनी ओर। तो तीसरे स्थान पे है 1, 2 और ये तीसरे स्थान पे है, मतलब 2 का गैप है। अब इसमें पूछा जा रहा है पंक्तियों में कुल कितने लड़के बैठे हैं। यदि पूछा जा रहा है पंक्तियों में कुल कितने लड़के बैठे हैं, तो सबसे पहले आप जी की पोजीशन की बात करो। जी की पोजीशन की यहाँ पे बात करते हो तो क्या निकल के आपका यहाँ पे आता है वो महत्वपूर्ण है। कैसे? सबसे पहले आपने देखा कि यहां से यहां तक का तो हो गया 16 बच्चे यहां से लेकर ए तक बैठे हैं। मान लो ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग से ए तक तो हो गए 16। अब 16 से जो ए है, ए से जी तक कितने हो गए? 11। ए से जी तक कितने बच्चे हो गए? 11 हो गए। और जी से यदि हम बात करें तो जी से जो लास्ट में बचे हैं वो कितने हैं? क्योंकि यहां पे आपने देखा कि 11वें स्थान पे है, तो 11 लास्ट में कितने आपके बचे हुए हैं यहाँ पे? यदि आप देखो
तो जी जो है, जी का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जी के स्थान को यदि हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आपका आ जाए, यहाँ पे आ गया 27, और 27 कहाँ तक आया है, V तक आपका 27 आ गया है। अब 27 के बाद यदि हम देखें तो जी का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है, और जी के जो स्थान है उसके बारे में यदि देखें तो यहाँ पे इधर कितने स्थान शेष बच रहे हैं, यहाँ पे आपके टोटल 14 स्थान शेष बच रहे हैं। कैसे, क्योंकि भी क्या है, दाईं ओर से 18वें स्थान पे, दाईं तरफ से 18वें स्थान पर भी है, तो यहाँ पे जी का स्थान क्या, जी से यदि हम देखें दाईनी तरफ कितने शेष बचते हैं, तो टोटल यहाँ पे 14 शेष बचते हैं। तो 27 और 14 आप जोड़ दीजिए, टोटल आपका आएगा 41, और 41 आपका सही उत्तर होगा, बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखना है हमें। प्रश्न संख्या 17। चौदह हो गया, 1 मिनट। चलिए ये रहा, पूछा गया है 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। पूछा जा रहा है 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है। तो 1 और 100 के मध्य यदि आप देखो तो सबसे पहले आपको मिलेगा 4, 4 के बाद आपको मिलेगा 14, और इसी तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा। 24 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर आपका 44 हो गया, फिर इसी तरह 54 आ जाएगा, फिर 64 आ गया, फिर आपका 74 आ गया, और इसके बाद आपका 84 आ गया, 84 के बाद 94 आ गया। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कटती नहीं है। बात क्या की गई है, 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है। तो यदि इसमें आप देखो तो 4 से जो विभाज्य नहीं है उनकी बात की जा रही है। तो 4 से विभाज्य ना होने वाली कौन सी है, 14 आपका यहाँ पे मिल रहा है। 14 के बाद यदि आप जाएंगे 34 आपको मिल रहा है। 34 के बाद फिर आपको 54 मिल रहा है। 54 के बाद यदि आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 74 मिलेगा। 74 के बाद यदि आप जाएंगे तो 84 आपका कट ही जा रहा है, और 84 के बाद आपका 94 मिल रहा है। ठीक है, तो इतने यहाँ से मिल गए। कितने मिल गए, इनको यदि काउंट डाउन कर लेते हैं तो टोटल यहाँ पे जो आपकी संख्या मिली है ये मिली है 5। मतलब 5 संख्याएं अभी तक आपको मिल चुकी हैं जिनमें 4 तो एक अंक के रूप में है और वो 4 से विभाज्य नहीं है। अब इसके बाद 40 वाला जो सीरियल है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इनमें भी 4 आ रहा है, इनमें भी 4 आ रहा है। अब इनमें हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी हैं जो 4 से नहीं कटती हैं। तो चाहे आप 41 की बात करो, चाहे 42 की बात करो, चाहे 43, इसको निकाल दो। इसके बाद आपका 45 है, 46 है, 47 है, 48 आप निकाल दो, 49 है। तो इसमें भी कुछ ऐसी संख्याएं आपको मिल गई हैं जो नहीं कटती हैं। किससे नहीं कटती हैं, 4 से नहीं कटती। मतलब 41 4 से नहीं कटेगा। 42 आपका जो दिया है वो भी डायरेक्ट पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगा 4 से। तो इस तरह की भी जो संख्याएं आ गई हैं उसको आपको काउंट कर लेना है। तो इसमें यदि आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 यहाँ से आपको ऐसी संख्याएं मिल गई, 5 आपको पूर्व में मिली थी। तो 7 और 5 का योग क्या हो गया, 12। 12 आपका सही उत्तर है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको देखना है आगे, प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। चले, कह रहा है एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यदि इनकी कुल आयु निकली होगी तो कितना होगा, 4 × 20 80। ठीक है, औसत आयु 20 निकली थी ना, तो योग इनका कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि 3 छात्र समान आयु के हों, मतलब जो अन्य 3 छात्र हैं वो समान आयु के हैं, चलो समान आयु के हो गए, प्लस क्या कह रहा है, शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है। मतलब शिक्षक 20 वर्ष बड़ा है, बराबर कितना हो गया, 80 के हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आ गया 4x = 6,
0, x इस बराबर यहाँ से आ जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, शिक्षक की आयु कितनी है, तो 15 + 20 35 यहाँ से शिक्षक की आयु निकल गई। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताइए, इसको देखते हैं। आसान सा प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसके कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। मान लिया कि उसने कार खरीदा था x रुपए में, कितने हानि पर बेचा, 20% हानि पे बेचा। तो हानि किस पे, क्रय मूल्य पर हानि हुई है ना। तो ये आपका हो गया 20/100 बराबर किसके हो गया, 3 लाख के हो गया। ठीक, अब इसमें कर लो, यहां से कितना आ गया, 80x/100 बराबर 3 लाख। अब इसमें कुछ कटेगा तो काट दो। अब आपको क्या करना है कि 8 से इसको काट देते हैं। चलो 8 से इसको आप काटोगे तो 8 × 3 = 24, 6 बचा 56 और 5, ये आपका आ गया 3750 आ जाएगा। इसको 100 से गुणा कर दो तो कितना आ गया आपका, 3,75,000। 3,75,000 विकल्प में दिया हुआ है, डी विकल्प दिया हुआ है, यही सही है। इस तरह के मैंने पूर्व में भी बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हो। कुछ प्रश्न आपको एकदम ऐसे मिल जाएंगे। इस प्रश्न में क्या करना था, यदि आपको थोड़ा सा भी पता है लाभ हानि के बारे में तो आप हल कर सकते हो। तो सीसैट का जो पेपर था उसमें कुछ प्रश्न अभी आपको ऐसे और मिलेंगे। यदि आपका कंप्रीहेंशन बेहतर है तो आप सीसैट क्वालिफाई कर सकते हो ऐसे प्रश्नों के भरोसे। तो आज की जो कक्षा थी वो यहीं पे समाप्त होगी। फिर हम मिलेंगे कल दूसरे पार्ट में। तो उस दूसरे पार्ट में आपकी जो चर्चा की जाएगी वो मैथ की चर्चा की जाएगी और रीजनिंग के जो प्रश्न बचे हैं उनकी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अभी आपको एक पार्ट कंप्रीहेंशन का मिलने वाला है, तो कंप्रीहेंशन के लिए भी आप तैयार रहें। आपकी जो भी त्रुटियां हैं वहां से दूर होगी, एक बार आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलें, धन्यवाद।